नीचे विजयसेन। विजयसेन पूर्वी भारत में सेन राजवंश का वास्तविक उभार विजयसेन के शासन से प्रारंभ होता है। पाल साम्राज्य के क्रमिक पतन के बाद बंगाल राजनीतिक रूप से विखंडित, सामंती संघर्षों से ग्रस्त और सत्ताशून्य अवस्था में पहुंच चुका था। अनेक स्थानीय प्रभु, जनजातीय सरदार और छोटे छोटे वंश बंगाल के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग अधिकार बनाए हुए थे। इस अस्थिर और विभाजित स्थिति में विजयसेन का उदय केवल एक नए शासक का प्रकट होना नहीं था, बल्कि यह बंगाल के राजनीतिक पुनर्गठन और पुनरुत्थान का आरंभ था। विजयसेन वह शासक था जिसने सेन शक्ति को संगठित रूप दिया और बंगाल को एक नई स्थिरता एवं पहचान प्रदान की। विजयसेन मूलतः कर्नाट ब्राह्मण परंपरा से आया हुआ शासक था, जिसके पूर्वजों के दक्षिण भारत से बंगाल आगमन का उल्लेख मिलता है, किंतु उसका वास्तविक राजनीतिक विकास बंगाल में ही हुआ। पाल साम्राज्य के अंतिम काल में, जब केंद्रीय सत्ता अत्यंत कमजोर हो चुकी थी और क्षेत्रीय प्रभुओं का वर्चस्व बढ़ रहा था, विजयसेन ने अपनी सैन्य क्षमता, संगठनशीलता और राजनीतिक कौशल के बल पर दक्षिण बंगाल में अपना आधार मजबूत किया। धीरे धीरे उसने राढ़ और वंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया, जो बंगाल के राजनीतिक और आर्थिक केंद्र थे। विजयसेन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने पाल वंश के अंतिम अवशेषों को परास्त करके बंगाल में नई केंद्रीय सत्ता स्थापित की। पाल वंश के अंतिम शासक गोपाल तृतीय अत्यंत दुर्बल थे और उनके साम्राज्य पर न तो सैन्य नियंत्रण था, न ही प्रशासनिक शक्ति। विजयसेन ने इसी अवसर का उपयोग करते हुए पाल साम्राज्य की भूमि पर सेन शक्ति की नींव रखी। उसके शासन के बाद बंगाल में पाल युग का अंत और सेन युग का प्रारंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विजयसेन का शासन केवल राजनीतिक विस्तार तक सीमित नहीं था। उसने ब्राह्मणिक धर्म और वैदिक परंपरा को राज्य की वैचारिक धुरी के रूप में स्थापित किया। पाल शासक जहां बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक थे, वहीं विजयसेन ने हिंदू धर्म, विशेष रूप से स्मार्त और वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उसने ब्राह्मणों को भूमिदान दिए, मंदिरों का निर्माण कराया और धार्मिक अनुष्ठानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यह धार्मिक पुनरुत्थान न केवल सांस्कृतिक परिवर्तन था, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे समाज में स्थिरता और एकीकृत पहचान विकसित हुई, जो सेन शासन को जनाधार प्रदान करती थी। विजयसेन की प्रशासनिक नीति उसकी दूरदर्शिता का परिचायक है। उसने सेना को संगठित किया, राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित किया और ग्राम प्रशासन को पुनः व्यवस्थित किया। उसके शासन में नदी मार्गों के संरक्षण, कृषि सुधार और व्यापारिक गतिविधियों के नियमन पर विशेष ध्यान दिया गया। बंगाल के तटीय व्यापार का पुनरुत्थान, विशेषकर दक्षिण बंगाल के बंदरगाहों में, विजयसेन की आर्थिक नीति की सफलता का प्रमाण है। उसकी नीति का परिणाम यह हुआ कि बंगाल आर्थिक रूप से स्थिर, व्यापारिक रूप से सक्रिय और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बन गया। विजयसेन की राजनीतिक सफलता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि उसने अपने उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, के लिए एक पूर्णतः संगठित राज्य छोड़कर गया। उसके द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा, सैन्य संरचना, ब्राह्मणिक वैधता और क्षेत्रीय एकता इन दोनों महान सेन शासकों की शक्ति का आधार बनी। इस प्रकार विजयसेन केवल सेन वंश का संस्थापक ही नहीं, बल्कि बंगाल की मध्यकालीन राजनीति का वह निर्णायक व्यक्तित्व था जिसने क्षेत्र को पालों की गिरावट के बाद नए राजनीतिक स्वरूप में ढाल दिया। विजयसेन का शासन बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उसने सामंतों के विघटन को समाप्त किया, राजनीतिक केंद्रीकरण स्थापित किया, धर्म और संस्कृति को नई दिशा दी तथा सैन्य और आर्थिक स्थिरता प्रदान की। उसकी सत्ता ने यह सिद्ध किया कि बंगाल केवल पाल साम्राज्य पर निर्भर नहीं है,
बल्कि राजनीतिक रूप से स्वयं भी एक महान शक्ति बन सकता है। विजयसेन की ऐतिहासिक महत्ता इसी तथ्य में निहित है कि उसने पूर्वी भारत के राजनीतिक मानचित्र को नई पहचान और स्थिरता प्रदान की। राजवंश के इतिहास में बल्लाल सेन 1158 से 1179 ई वह शासक है जिसने विजयसेन द्वारा स्थापित राज्य को न केवल सुदृढ़ किया बल्कि बंगाल की राजनीति, धर्म और समाज को एक नए वैचारिक प्रारूप में ढाल दिया। उसका शासन बंगाल में ब्राह्मणिक पुनरुत्थान, सामाजिक संगठन और राजकीय केंद्रीकरण का सबसे निर्णायक चरण माना जाता है। वह केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं था, बल्कि एक विचारक, सुधारक और साम्राज्यवादी दृष्टि वाला नेता था जिसने सेन शक्ति को अपने चरम के निकट पहुंचाया। बल्लाल सेन का राजनीतिक उदय विजयसेन द्वारा निर्मित स्थिर साम्राज्य की पृष्ठभूमि में हुआ। विजयसेन की विजय नीति, प्रशासनिक संगठन और धार्मिक समर्थन ने बंगाल को एक मजबूत राजनीतिक केंद्र बना दिया था। बल्लाल सेन ने इस विरासत को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए नए राजकीय उपाय अपनाए। उसके शासन का प्रथम चरण बंगाल के आंतरिक क्षेत्रों में केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने से आरंभ होता है। उसने स्थानीय प्रभुओं की शक्ति को नियंत्रित किया, विद्रोहों को समाप्त किया और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया, जिससे सेन साम्राज्य की राजनीतिक सीमाएं स्थिर हो सकीं। बल्लाल सेन का शासन एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक है। उसने बंगाल में कुलीन ब्राह्मणवाद को विशेष संरक्षण दिया और हिंदू समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ दानासागर और आदिसागर इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में लिखे गए। इन ग्रंथों में उसने दान, सामाजिक शुद्धता, विवाह और सामाजिक आचार पर विशेष बल दिया। बल्लाल सेन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान कुलीनता प्रणाली, कुलीनिज्म की स्थापना है। इस प्रणाली में ब्राह्मणों को उनके वंश, ज्ञान और शुद्ध आचार के आधार पर विशेष स्थान दिया गया। यह व्यवस्था बाद में बंगाल की सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। बल्लाल सेन की धार्मिक नीति पूर्णतः हिंदू धर्म आधारित और ब्राह्मण प्रधान थी, जो सेन वंश की पहचान को पालों से स्पष्ट रूप से अलग करती है। उसने मंदिरों का निर्माण कराया, ब्राह्मणों को भूमिदान दिया और वैदिक अनुष्ठानों को राज्य की वैचारिक रीढ़ बनाया। यह धार्मिक पुनरुत्थान केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से उसने सत्ता की वैधता और सामाजिक संगठन दोनों को मजबूत किया। राजनीतिक दृष्टि से बल्लाल सेन का शासन बाहरी चुनौतियों को संभालने वाला भी था। यद्यपि उसका शासन अधिकतर आंतरिक संगठन पर केंद्रित रहा, परंतु उसने बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित रखा और पाल अवशेषों तथा स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उसका शासनकाल सेन शक्ति को उस स्तर तक ले गया जहां से उसका उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन पूरे बंगाल को एक विस्तृत साम्राज्य में परिवर्तित कर सका। आर्थिक दृष्टि से भी बल्लाल सेन का शासन समृद्ध था। बंगाल की कृषि, नदी व्यापार और तटीय वाणिज्य उसके समय में अत्यंत व्यवस्थित रहे। उसकी प्रशासनिक नीति उत्पादन, कर संग्रहण और सड़कों के विकास पर आधारित थी। बंगाल की आर्थिक समृद्धि सेन वंश की राजनीतिक शक्ति का आधार बनी रही और इस स्थिरता में बल्लाल सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बल्लाल सेन का शासन बंगाल के सांस्कृतिक इतिहास में भी विशेष स्थान रखता है। उसने साहित्य, शास्त्र परंपरा और संस्कृत शिक्षा को संरक्षण दिया। उसके समय में विद्वानों और ब्राह्मणों का एक विशाल वर्ग बंगाल में पनपा, जिसने बंगाल को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। ब्राह्मणिक धर्म के पुनरुत्थान ने बंगाल में वैदिक अनुष्ठान, स्मृति परंपरा और सामाजिक अनुशासन को नया स्वरूप दिया।
विजयसेन की तरह बल्लाल सेन भी केवल विजेता नहीं था, वह एक सामाजिक सांस्कृतिक शासक था जिसकी नीतियों ने बंगाल के समाज को कई सदियों तक प्रभावित किया। उसकी नीतियों की व्यापकता, प्रशासनिक सूझबूझ और धार्मिक प्रतिबद्धता ने उसे सेन इतिहास का एक निर्णायक शासक बना दिया। बल्लाल सेन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन सत्ता में आया, जिसने सेन साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाया। किंतु बंगाल की सामाजिक धार्मिक संरचना, प्रशासनिक स्थिरता और ब्राह्मणिक नीति की नींव वह स्वयं ही रखकर गया। नीचे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सेन साम्राज्य का वास्तविक उत्कर्ष लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 के शासनकाल में दिखाई देता है। विजयसेन द्वारा स्थापित राजनीतिक नींव और बल्लाल सेन द्वारा विकसित सामाजिक धार्मिक ढांचे को लक्ष्मण सेन ने एक संगठित साम्राज्य के रूप में विस्तार और स्थिरता प्रदान की। उसका शासन पूर्वी भारत के मध्यकालीन इतिहास में वह निर्णायक अध्याय है जिसमें बंगाल एक सुदृढ़ हिंदू राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित करता है। लक्ष्मण सेन को सेन वंश का सबसे शक्तिशाली, प्रशासक दृष्टि वाला और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली शासक माना जाता है। लक्ष्मण सेन का राजनीतिक उदय पल साम्राज्य के पूर्ण पतन और बंगाल में नई शक्ति संरचना के निर्माण के समय हुआ। उसके पिता बल्लाल सेन ने ब्राह्मणिक पुनरुत्थान, सामाजिक संगठन और राज्य की वैचारिक पहचान को मजबूत किया था, जबकि लक्ष्मण सेन ने इन तत्वों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित किया। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में पूरे बंगाल पर सेन सत्ता का प्रभाव स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया। राढ़, वंग, मिथिला और मगध के कई क्षेत्र उसके नियंत्रण में आए। उसकी सेना सुव्यवस्थित थी और उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त राजनैतिक और सैन्य तैयारियों को बनाए रखा। लक्ष्मण सेन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि यह थी कि उसने बंगाल को एक संपूर्ण, केंद्रीकृत और स्थिर साम्राज्य का स्वरूप दिया। उसका शासन एक अनुशासित प्रशासन, सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली और सामाजिक संगठन पर आधारित था। उसने केंद्रीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, भूमि राजस्व की व्यवस्था और सामंती प्रभुओं पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी। उसकी प्रशासनिक नीति का मूल उद्देश्य यह था कि कोई भी स्थानीय शक्ति केंद्रीय शासन की प्राधिकारिता को चुनौती न दे सके। इस नीति ने सेन साम्राज्य को वह शक्ति प्रदान की जिसके आधार पर लक्ष्मण सेन अपने शासनकाल के अधिकांश समय तक बंगाल का निर्विवाद प्रभु बना रहा। लक्ष्मण सेन की सांस्कृतिक भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका दरबार बंगाल के साहित्यिक पुनर्जागरण का केंद्र था। भारत के महान कवियों में गिने जाने वाले जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद जैसी प्रतिष्ठित रचना की, लक्ष्मण सेन के ही शासनकाल में जीवित थे और उनके दरबार से संबद्ध थे। लक्ष्मण सेन स्वयं भी साहित्य का संरक्षक था और उसने संस्कृत व बंगाल के विद्वानों को व्यापक संरक्षण दिया। उसके शासनकाल में बंगाल में न सिर्फ संस्कृत साहित्य बल्कि लोक कला, संगीत और भक्ति परंपरा का व्यापक विकास हुआ। धार्मिक दृष्टि से लक्ष्मण सेन वैदिक ब्राह्मणिक परंपरा का सबसे दृढ़ समर्थक था। उसने हिंदू धर्म को राज्य की वैचारिक रीढ़ के रूप में स्थापित रखा और मंदिर निर्माण, यज्ञ, दान और धार्मिक अनुष्ठानों को राजकीय संरक्षण दिया। ब्राह्मणों को भूमिदान और विशिष्ट कुलीनता प्रदान करना उसके शासन की मुख्य विशेषता थी। उसके समय में बंगाल का समाज वर्ण व्यवस्था और कुलीनता के ढांचे में पुनर्संगठित हुआ, जो आने वाले समय में बंगाल की सामाजिक संरचना को लंबे समय तक प्रभावित करता रहा। लक्ष्मण सेन के शासनकाल का उत्तरार्ध इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय बंगाल में इस्लामी शासन के प्रथम चरण का प्रवेश हुआ। तुर्क अफगान सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 से 1205 के आसपास बिहार और मगध होते हुए बंगाल पर तीव्र आक्रमण किया।
यह आक्रमण अप्रत्याशित, तीव्र और रणनीतिक था। लक्ष्मण सेन की वृद्धावस्था और दरबार की शिथिलता इस आक्रमण का सामना करने में सक्षम नहीं रही। बख्तियार की सेना ने नदिया में प्रवेश किया, जहां लक्ष्मण सेन अपने आश्रितों के साथ विद्यमान था। आक्रमण से उत्पन्न अफरातफरी में लक्ष्मण सेन को बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों की ओर पीछे हटना पड़ा। वह त्रिपुरा कमरूप क्षेत्र में जाकर शरण लेने में सफल रहा और वहां से उसने जीवन के अंतिम वर्षों में सीमित सत्ता के साथ शासन किया। लक्ष्मण सेन का अंत सेन वंश के राजनीतिक अंत का भी प्रतीक है, क्योंकि उसके हटते ही बंगाल का पश्चिमी और मध्य भाग तुर्क शासन के अधीन आ गया। फिर भी बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में सेन सत्ता कुछ दशकों तक सीमित रूप से विद्यमान रही, परंतु लक्ष्मण सेन का राजनीतिक प्रभाव इतिहास में इस रूप में स्थायी हो गया कि वह सेन साम्राज्य का अंतिम महान शासक था, जिसने बंगाल को सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लक्ष्मण सेन का महत्व इस बात में निहित है कि वह एक ऐसी शक्ति का प्रतीक था जिसने पूर्वी भारत को ब्राह्मणिक परंपराओं, साहित्यिक उन्नति और राजनीतिक संगठितता का स्वर्णकाल प्रदान किया। उसका शासन बंगाल के मध्यकालीन इतिहास का अंतिम महान अध्याय है, जिसके बाद क्षेत्र में तुर्क अफगान सत्ता का आगमन हुआ और इतिहास एक नए युग में प्रवेश कर गया। नीचे सेन राजवंश का पतन तथा सेन समाज, धर्म, संस्कृति। सेन राजवंश का पतन। सेन राजवंश का पतन पूर्वी भारत के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक परिवर्तन का प्रतीक है। लक्ष्मण सेन के उत्तरार्ध शासन में सेन साम्राज्य अपनी पूर्ण स्थिरता के बावजूद धीरे धीरे उस शक्ति और सामरिक सजगता को खोने लगा था जिसने विजय सेन और बल्लाल सेन के समय इसे बंगाल की प्रमुख सत्ता बनाया था। सेन राजवंश के पतन का मूल कारण यह था कि इसकी सामाजिक और धार्मिक संरचना अत्यधिक ब्राह्मणिक केंद्रित हो गई थी, जिससे प्रशासन व्यावहारिक और सैन्य दृष्टि से कमजोर होने लगा। लक्ष्मण सेन की वृद्धावस्था में दरबार धीरे धीरे विलासिता और औपचारिकता का केंद्र बन गया और उस ऊर्जा का अभाव होने लगा जो मध्यकालीन शक्तियों से संघर्ष करने के लिए आवश्यक थी। सेन पतन का सबसे महत्वपूर्ण चरण तब आया जब तुर्क अफगान सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 से 1205 के आसपास बिहार और मगध पर विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल की ओर तीव्र गति से अभियान चलाया। यह आक्रमण पूरी तरह अप्रत्याशित था, क्योंकि सेन सेना उत्तर दिशा से ऐसे तेज और चुस्त आक्रमण की कल्पना भी नहीं करती थी। सेन सेना का अधिकांश भाग दूरस्थ प्रांतों में था और नदिया, जहां लक्ष्मण सेन निवास कर रहा था, रक्षा की दृष्टि से तैयार नहीं थी। बख्तियार की हल्की, खुर्रांगी सेना ने नदिया में प्रवेश किया और लक्ष्मण सेन को अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल पूर्वी बंगाल की ओर पीछे हटना पड़ा। यह घटना सेन सत्ता के केंद्रीय पतन का निर्णायक बिंदु थी। यद्यपि लक्ष्मण सेन सुरक्षित भाग गया और उसने त्रिपुरा कमरूप क्षेत्र में कुछ समय तक शासन किया, परंतु बंगाल का विस्तृत और समृद्ध पश्चिमी भाग तुरंत तुर्क शासन के अधीन आ गया। इसके बाद सेन राजवंश का शासन केवल सीमित भूभाग तक सिमटकर रह गया। सेन प्रशासन, जो पहले सामाजिक संगठन और धार्मिक परंपराओं पर आधारित था, अब सैन्य शक्ति के अभाव में किसी बड़े प्रतिरोध के योग्य नहीं रहा। सेन सेना की भारी, पारंपरिक और औपचारिक संरचना बख्तियार की चलायमान, तेज, घुड़सवार सेना के सामने टिक नहीं सकी। यह सैन्य असंतुलन सेन राजवंश के पतन का वास्तविक कारण था। सेन राजवंश के पतन के साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन आया। ब्राह्मणिक परंपरा की जगह धीरे धीरे इस्लामी शासन का प्रसार हुआ और प्रशासनिक ढांचा पुनर्गठित होने लगा। तथापि यह भी सत्य है कि सेन वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ छोटे राज्यों में उनके उत्तराधिकारी सीमित अधिकार के साथ विद्यमान रहे,
परंतु वे पूर्व की शक्ति को पुनः अर्जित न कर सके। इस प्रकार सेन राजवंश का पतन केवल राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि यह बंगाल के इतिहास में एक नए युग का प्रवेश भी था, जिसने क्षेत्र की संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचना को नए परिवर्तनों की ओर अग्रसर किया। सेन समाज, धर्म, संस्कृति। सेन काल का समाज, धर्म और संस्कृति बंगाल की मध्यकालीन पहचान को निर्मित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। सेन शासन की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने बंगाल में ब्राह्मणिक धार्मिक पुनरुत्थान को राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। विजय सेन ने इस प्रक्रिया का आरंभ किया और बल्लाल सेन तथा लक्ष्मण सेन ने इसे अधिक संगठित रूप दिया। सेन समाज मूलतः वर्ण आधारित, कुलीनता केंद्रित और धार्मिक अनुशासन से नियंत्रित था। इस काल में समाज की संरचना स्पष्ट रूप से ऊंच नीच के आधार पर व्यवस्थित हुई, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सेन समाज की सबसे विशेष विशेषता कुलीनता प्रणाली, कुलीनिज्म, थी, जिसका विकास बल्लाल सेन ने किया। इस प्रणाली में ब्राह्मणों के बीच उच्च, मध्यम और सामान्य कुलों की श्रेणियां निर्धारित की गईं। यह विभाजन केवल पूजा पाठ या ज्ञान के आधार पर नहीं था, बल्कि यह सामाजिक अथॉरिटी और दान अधिकारों के आधार पर भी स्थापित किया गया था। यह व्यवस्था समाज के सभी स्तरों पर प्रभाव डालती थी, विशेषकर विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक आचार पर। सेन शासन ने इस प्रणाली के माध्यम से बंगाल के समाज में एक ऐसे अनुशासन को स्थापित किया जो वहां की सामाजिक संरचना को कई शताब्दियों तक प्रभावित करता रहा। धार्मिक दृष्टि से सेन काल पूर्ण रूप से वैदिक स्मार्त परंपरा पर आधारित था। पाल वंश के विपरीत, सेन शासक बौद्ध नहीं थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की बजाय हिंदू धर्म, विशेषकर शैव, शाक्त और विष्णु परंपरा, को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इस काल में मंदिर निर्माण, यज्ञ, ब्राह्मण दान, धर्मसूत्र पर आधारित सामाजिक नियम और वैदिक अनुष्ठान अत्यंत प्रचलित थे। हिंदू धर्म के इन रूपों ने बंगाल के धार्मिक जीवन में एक नई संरचना पैदा की, जो पाल काल की बौद्ध सांस्कृतिक परंपरा से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। सेन काल की संस्कृति अपनी साहित्यिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मण सेन का दरबार उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। महान कवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, इसी काल से संबद्ध थे। गीत गोविंद न केवल संस्कृत साहित्य की अमूल्य रचना है, बल्कि यह भक्ति काल के आरंभिक स्वरूप को भी जन्म देती है। सेन दरबार में संस्कृत के कवि, दार्शनिक और पुराणकार सक्रिय थे। इस काल में विद्या, भाषा और कला का वैदिक ढांचा फिर से महत्व प्राप्त करता है। बंगाल की लोक कला, नृत्य और संगीत भी इसी काल में नए रूपों में विकसित हुए। सामाजिक दृष्टि से सेन काल में स्त्रियों की स्थिति पारंपरिक ब्राह्मणिक सीमाओं के भीतर थी। विवाह, उत्तराधिकार, विधवा स्थिति और सामाजिक आचार पर कठोर नियम लागू थे। यह वही समय है जब बंगाल में विवाह की कठोरता, जातिगत अनुशासन और कुलीनता की राजनीति अपने चरम पर थी। इन सामाजिक परिवर्तनों ने बंगाल की सामाजिक संरचना में स्थिरता तो उत्पन्न की, परंतु साथ ही सामाजिक गतिशीलता को सीमित भी किया। इस प्रकार सेन समाज, धर्म, संस्कृति एक ऐसी संरचना प्रस्तुत करता है जिसमें वैदिक धर्म, कुलीनता, साहित्य, संगीत और कठोर सामाजिक अनुशासन एक साथ विकसित होते हैं। यह काल बंगाल की मध्यकालीन पहचान को आकार देने वाला निर्णायक युग है, जिसकी छाया आगे के कई सदियों तक बनी रही।
नीचे कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में कामरूप का वर्मन वंश वह पहला सशक्त राजवंश है जिसने असम को एक राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान प्रदान की। गुप्त साम्राज्य के उत्तर पूर्वी सीमा संगठनों के बीच उभरता हुआ यह वंश न केवल स्थानीय जनजातियों और प्रादेशिक प्रभुओं को एकीकृत करता है, बल्कि ब्राह्मणिक संस्कृति, वैदिक धर्म और राजनीतिक संगठन को संगठित रूप देता है। वर्मन वंश ने 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य तक कामरूप पर शासन करते हुए एक सुव्यवस्थित, स्थिर और सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत राज्य का निर्माण किया। वर्मन वंश की उत्पत्ति परंपरा के अनुसार प्रलम वर्मन और पुष्य वर्मन से मानी जाती है, जिसमें पुष्य वर्मन को वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया जाता है। उसका उद्भव उस समय हुआ जब पूर्वोत्तर भारत छोटी छोटी जनजातीय प्रभुता और ढीली राजनीतिक संरचनाओं से संचालित हो रहा था। पुष्यवर्मन ने इन बिखरे हुए राजनीतिक केंद्रों को एकीकृत किया और ब्राह्मणिक परंपरा के आधार पर एक संगठित राज्य की नींव रखी। इस समय कामरूप गुप्त साम्राज्य की सीमाओं से जुड़ा होने के कारण क्षेत्रीय संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन चुका था। वर्मन वंश ने इस भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कामरूप को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। वर्मन वंश के राजनीतिक उदय का वास्तविक उत्कर्ष समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जहां कामरूप के शासक को समुद्रगुप्त की दिग्विजय में उल्लेखित किया गया है। यह संकेत करता है कि वर्मन वंश के प्रारंभिक शासकों ने गुप्तों की सर्वोच्चता स्वीकार करते हुए अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद वर्मन वंश ने स्वयं को पूर्वी भारत के एक स्वतंत्र और सशक्त राज्य के रूप में विकसित कर लिया। वर्मन वंश का सबसे महान शासक भास्कर वर्मन था। उसका शासन कामरूप इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। भास्कर वर्मन ने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन से राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। हर्ष और भास्कर वर्मन की मित्रता उत्तर पूर्व भारत की राजनीति में एक अद्वितीय उदाहरण है। ह्वेनसांग के विवरणों से ज्ञात होता है कि भास्कर वर्मन का दरबार अत्यंत समृद्ध, विद्वानों का केंद्र और राजनैतिक संस्कृति से परिपूर्ण था। भास्कर वर्मन ने शैक्षणिक गतिविधियों, धार्मिक संरक्षण और अंतर्राज्यीय संबंधों को इतना समृद्ध किया कि कामरूप पहली बार गंगा, ब्रह्मपुत्र और उत्तर पूर्व भारत के बीच एक सेतु बन गया। भास्कर वर्मन के समय कामरूप ने पूर्वोत्तर के पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों से लेकर बंगाल, आसाम की मैदानी भूमि तक व्यापक प्रभाव स्थापित किया। उसने दक्षिण पूर्व दिशा में शक्तियों से संघर्ष किया, उत्तर में तिब्बती क्षेत्रों के साथ राजनीतिक संपर्क बनाए और पश्चिम में हर्ष की शक्तियों के साथ संयुक्त नीति अपनाई। उसके शासन में संस्कृति, कूटनीति और सेना तीनों का संतुलन दिखाई देता है। वर्मन वंश की सांस्कृतिक नीति पूर्णतः ब्राह्मणिक वैदिक परंपरा पर आधारित थी। राजाओं ने वेद, पुराण, यज्ञ और ब्राह्मणिक अनुष्ठानों को संरक्षण दिया। साथ ही स्थानीय असमिया संस्कृति, नाग शक्ति, शाक्त परंपराओं और पर्वतीय जनजातीय आस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया, जिससे कामरूप की बहुधर्मी और बहुस्तरीय सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई। भास्कर वर्मन के काल में मंदिर निर्माण, भूमि दान और विद्वानों को सम्मान देने की परंपरा मजबूत रही। वर्मन वंश के पतन का प्रारंभ भास्कर वर्मन की मृत्यु के बाद हुआ। उसके उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली नहीं थे और कामरूप के भीतर सामंती तत्वों ने पुनः शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 7वीं शताब्दी के अंत तक वर्मन वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसकी जगह बाद में सलस्तंभ वंश तथा फिर पाल वंश, कामरूप के पलवंश ने ले ली। फिर भी वर्मन वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने कामरूप को पहली बार एक स्थिर, संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में बदल दिया।
वर्मन शासन के कारण असम की राजनीतिक पहचान भारतीय इतिहास के मुख्य प्रवाह से जुड़ सकी। इस प्रकार कामरूप का वर्मन वंश पूर्वोत्तर भारत की उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतीक है जिसमें स्थानीय जनजातीय शक्ति, ब्राह्मणिक संस्कृति, राजनीतिक संगठन और अंतर्राज्यीय कूटनीति मिलकर एक ऐसी अनूठी सभ्यता का निर्माण करते हैं जिसे आज असम की सांस्कृतिक नींव माना जाता है। नेपाल का राज्य नेपाल का राज्य हिमालय की गोद में स्थित नेपाल का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने हिमालयी सभ्यता को एक विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप प्रदान किया। मध्य गंगा घाटी, तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के बीच स्थित होने के कारण नेपाल प्रारंभ से ही व्यापार, संस्कृति और धार्मिक आदान प्रदान का सेतु बना रहा। नेपाल का प्रारंभिक इतिहास स्थानीय किरण, गोपाल और महिषपाल जैसे मूल वंशों से शुरू होकर लिच्छवी वंश, मल्ल वंश और अंततः शाह वंश तक विकसित हुआ। इनमें लिच्छवी और मल्ल काल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इन्हीं ने नेपाल की राजनीतिक संरचना, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक स्वरूप को मूर्त रूप दिया। नेपाल के प्रारंभिक राजनीतिक विकास की नींव गोपाल वंश और महिषपाल वंश में देखी जाती है। ये संभवतः मूल तिब्बती, बोडो और किरण जातीय समूहों से जुड़े हुए थे। इन प्रारंभिक वंशों ने काठमांडू उपत्यका के विविध जनजातीय और ग्रामीण समाज को नियंत्रित करना शुरू किया और धीरे धीरे नगर आधारित प्रारंभिक सत्ता का निर्माण किया। किंतु नेपाल का वास्तविक ऐतिहासिक अध्याय लिच्छवी वंश के आगमन से आरंभ होता है। लिच्छवी वंश का प्रारंभ 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस वंश का उदय भारत के लिच्छवी गणराज्य की परंपरा से नहीं, बल्कि हिमालय क्षेत्र की मिश्रित संस्कृतियों से हुआ। नेपाल में लिच्छवी सत्ता का वास्तविक स्वरूप मानदेव, अंशुवर्मन, शिवदेव और नरेंद्रदेव जैसे शासकों के शासन से स्पष्ट होता है। मानदेव ने सिक्कों, स्तंभों और शिलालेखों का प्रयोग कर एक संगठित प्रशासन स्थापित किया। उसकी शासन नीति में राज्य संगठन, भूमि दान, कर व्यवस्था और सैन्य नियंत्रण का संतुलन दिखाई देता है। लिच्छवी वंश के शासक हिंदू धर्म के बड़े संरक्षक थे, किंतु उन्होंने बौद्ध धर्म को भी खुला संरक्षण दिया, जिससे नेपाल वैदिक और बौद्ध दोनों परंपराओं का केंद्र बन गया। लिच्छवी राज्य का स्वर्णकाल अंशुवर्मन और नरेंद्रदेव का शासन माना जाता है। अंशुवर्मन ने नेपाल में आर्थिक सुधार किए, व्यापार को नियमित किया और तिब्बत व भारत के साथ राजनीतिक और वाणिज्यिक संपर्कों को मजबूत किया। उसकी कूटनीति का परिणाम था कि नेपाल तिब्बत और गुप्तोत्तर भारत के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ शक्ति बन गया। नरेंद्रदेव के शासन में चीन, तिब्बत और भारतीय शक्तियों के साथ कूटनीतिक संबंध और अधिक मजबूत हुए। ह्वेनसांग के विवरण भारत में नेपाल के समकालीन महत्व को स्पष्ट करते हैं, जहां नेपाल को एक स्वतंत्र, समृद्ध और धार्मिक रूप से प्रतिष्ठित राज्य के रूप में चित्रित किया गया है। लिच्छवी शासन के पतन के बाद नेपाल राजनीतिक विभाजन और क्षेत्रीय संघर्षों में उलझ गया। इसी अव्यवस्थित स्थिति में मल्ल वंश का उदय हुआ। मल्ल शासकों ने 10वीं, 11वीं शताब्दी के बाद नेपाल को नए सांस्कृतिक और कलात्मक स्वरूप में ढाला। मल्ल काल में काठमांडू, भक्तपुर और पाटन 3 स्वतंत्र नगर राज्यों के रूप में विकसित हुए। इन नगरों के राजा कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और धर्म के महान संरक्षक थे। नेपाल के प्रसिद्ध पगोड़ा शैली के मंदिर, पत्थर और लकड़ी की सुंदर नक्काशी तथा नगर आधारित सांस्कृतिक जीवन का मूल विकास इसी काल का है। मल्लों ने हिंदू धर्म को राजकीय आधार दिया, परंतु बौद्ध धर्म भी इनके संरक्षण में जीवित रहा। इस प्रकार नेपाल एक बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और कलात्मक रूप से अत्यंत समृद्ध राज्य बन गया। मध्यकाल में भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के कारण नेपाल की आर्थिक शक्ति बढ़ी।
मल्लों ने इन मार्गों की सुरक्षा, कर संग्रह और वाणिज्यिक लाभों के आधार पर राज्य को समृद्ध बनाया। इस समय नेपाल एशियाई व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। नेपाल के राजनीतिक इतिहास का अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन शाह वंश के उदय के साथ आया। 18वीं शताब्दी में पृथ्वीनारायण शाह ने काठमांडू उपत्यका के तीनों मल्ल राज्यों को एकत्रित कर नेपाल का एकीकृत राज्य बनाया। उसका शासन नेपाल को आधुनिक राजनीतिक संरचना की ओर ले जाने वाला था। शाह वंश के बाद नेपाल में सत्ता संरचना धीरे धीरे केंद्रीकृत हुई और देश का राजनीतिक भविष्य एक नए युग में प्रवेश कर गया। इस प्रकार नेपाल का राज्य एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें हिमालय जनजातिक परंपराएं, वैदिक और बौद्ध सांस्कृतिक तत्व, नगर राज्य व्यवस्था और अंतर्राज्यीय कूटनीति मिलकर एक सतत विकसित होने वाली राजनीतिक संरचना बनाते हैं। नेपाल का इतिहास केवल एक राज्य का विकास नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का क्रमिक निर्माण है जो हिमालय, भारत और तिब्बत तीनों के बीच स्थित होकर अपनी विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान निर्मित करती है। नीचे सिंध का राज्य तथा अरब आक्रमण। नीचे सिंध का राज्य तथा अरब आक्रमण। सिंध का राज्य तथा अरब आक्रमण सिंध का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिम एशिया के मध्य संस्कृतियों के मिलन का वह प्रमुख अध्याय है, जिसने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय इतिहास की एक निर्णायक दिशा भी तय की। सिंध, जिसकी पहचान प्राचीन काल से ही सिंधु नदी, समुद्री व्यापार और बहुसांस्कृतिक संपर्कों से बनी थी, मध्यकाल के प्रारंभ में एक सुव्यवस्थित और स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इसी राज्य पर 8वीं शताब्दी में हुआ अरब आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी सत्ता के प्रथम प्रवेश का प्रतीक बन गया। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकाल में सिंध मुख्यतः स्थानीय शासक वंशों के नियंत्रण में रहा। गुप्तोत्तर काल में यहाँ का प्रमुख सत्ता वर्ग चाच वंश या चाचार वंश था, जिसकी स्थापना चाच ने की थी। चाच का उदय सिंध की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन लेकर आया। चाच मूलतः सामंती पृष्ठभूमि का व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणिक शिक्षा प्राप्त की और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर सिंहासन पर अधिकार स्थापित किया। उसके बाद राज्य का उत्तराधिकार उसके पुत्रों और भतीजों ने संभाला, जिससे चाच वंश सिंध का प्रमुख शासक परिवार बन गया। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक राजा दाहिर था, जो अरब आक्रमण के समय सिंहासन पर विद्यमान था। सिंध की राजनीतिक संरचना स्थिर होते हुए भी बाहरी व्यापार और समुद्री संपर्कों के कारण लगातार परिवर्तित होती रही। अरब व्यापारी सदियों से सिंध के तटों पर आते रहे थे और इन्हीं आर्थिक सांस्कृतिक संपर्कों ने सिंध को पश्चिमी दुनिया के लिए परिचित प्रदेश बना दिया था। यही संपर्क बाद में अरब शासन की पृष्ठभूमि बने। किंतु आक्रमण की वास्तविक पृष्ठभूमि राजनीतिक, सामरिक और धार्मिक परिस्थितियों में निहित थी। खिलाफत के विस्तारवादी दृष्टिकोण और पश्चिमी भारत में व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण की योजना ने सिंध को अरबों की निगाह में एक रणनीतिक लक्ष्य बना दिया। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध और अरबों के बीच पहला संघर्ष समुद्री मार्ग पर हुए विवादों से उत्पन्न हुआ। कुछ अरब व्यापारियों के जहाजों को लूटा जाना तथा उनमें उपस्थित स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लेना अरब गवर्नरों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद अल-हज्जाज, जो इराक का शक्तिशाली उमय्यद गवर्नर था, ने सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई और अपने युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा। मोहम्मद बिन कासिम का यह अभियान भारतीय इतिहास में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के तटीय प्रदेशों पर आक्रमण प्रारंभ किया। उसकी सेना तेज, संगठित और युद्ध प्रशिक्षित थी, जबकि सिंध की सेना भारी,
पारंपरिक और आंतरिक संघर्षों से कमजोर थी। राजा दाहिर ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, परंतु अरबी सेना की रणनीति और घुड़सवार शक्ति के सामने वह युद्ध में मारा गया। दाहिर की मृत्यु के साथ ही सिंध की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अरब सत्ता का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अरबों का शासन सिंध में केवल सैन्य अधिग्रहण का परिणाम नहीं था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, धर्म और समाज पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। अरब शासन ने कर व्यवस्था, भूमि प्रबंधन और नगर प्रशासन में परिवर्तन किए। इस्लाम का प्रसार जनसामान्य में धीरे धीरे व्यापारियों और स्थानीय प्रमुखों के माध्यम से होता रहा। अरब शासन के प्रारंभिक काल में स्थानीय परंपराओं, हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को व्यापक सहिष्णुता दी गई, जिससे क्षेत्र में सांस्कृतिक मिश्रण और नई सामाजिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। सिंध पर अरब शासन का प्रभाव अनेक स्तरों पर था। राजनीतिक रूप से यह पहला अवसर था जब भारतीय उपमहाद्वीप का कोई भाग इस्लामी सत्ता के अधीन आया। सांस्कृतिक रूप से यह वह बिंदु था जब भारतीय और पश्चिमी एशियाई परंपराएं एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठ संपर्क में आईं। धार्मिक रूप से यह इस्लाम के भारतीय प्रवेश का प्रारंभ था, जिसने आगे चलकर उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। अंततः सिंध का अरब अधिग्रहण केवल एक विजय नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के मध्यकालीन रूपांतरण का आरंभ था। इसने उत्तर पश्चिम सीमा को एक नए सांस्कृतिक और राजनीतिक युग में प्रवेश कराया, जिसके परिणाम आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप में दूरगामी रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार सिंध का राज्य और अरब आक्रमण भारतीय इतिहास के उस परिवर्तनकाल का प्रतीक है, जिसमें पुरानी संरचनाएं टूटती हैं और नई राजनीतिक सांस्कृतिक शक्तियां उभरकर सामने आती हैं। Please like, subscribe and comment.